हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का जो मेन मुद्दा है, जो डिस्कशन का हमारा एजेंडा होगा, वो है विल यूपीएससी रिमूव सीसेट। आमतौर पे हम कंटेंट वीडियो या स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूपीएससी कहीं सीसेट को रिमूव ही ना कर दे अपने सिलेबस से, अपने पैटर्न से, और हम बहुत सारी मेहनत करें, बाद में वो पानी में तो नहीं चली जाएगी, या कुछ और भी इधर उधर की बातें आपके दिमाग में हो सकती है। तो इस पूरी वीडियो में इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत अहम और अच्छी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस गाइड बुक। ये यूपीएससी सीसेट की एक गाइड बुक है जो हम लोगों ने आपके लिए बनाई है फॉर एनी डाउट रिगार्डिंग सीसेट। आपको ये जानना है कि ये किस फेज में आता है, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट पूछे जाते हैं, जो रियल सिलेबस है नोटिफिकेशन का और जो हमने यहाँ पे आपको सिलेबस दिया है, दोनों में डिफरेंस समझ पाएंगे आप। ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, और वो एक डाटा के बेस पे है कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, वो सेग्रीगेशन हमने आपको दिया है। उस हिसाब से हमने आपको बताया कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या हमारे कोर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपको इस गाइड बुक में मिल जाते हैं। और ये एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लेना है। इसको पढ़िएगा जरूर, आपकी घंटों की मेहनत को सेव करने में ये आपकी हेल्प करेगा और एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको सीसेट के रिगार्डिंग मिलेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले व्हाई दिस इज इन न्यूज। जब भी हम बात करते हैं कि विल यूपीएससी रिमूव सीसेट, तो ये कहां से आया, पॉइंट दिमाग में कहां से आया। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो प्रोटेस्ट किन चीजों के लेकर के हैं, उनके कुछ पॉइंट हैं, वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट डिस्कस होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये चर्चा में है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। और कुछ ये भी पॉइंट चल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने कुछ रिकमेंडेशन दी है, क्या ऐसा चेंज पॉसिबल है। ठीक है, तो वहीं से ये पॉइंट निकल करके सामने आ रहे हैं। या कुछ इंडिविजुअल केसेस आप देखेंगे, जो सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का केस है, या संतोष देवी वर्सेस और हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का केस है, तो इनसे ये बातें थोड़ी न्यूज में है और ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तो पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। सबसे पहले कि ये सीसेट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें, सबसे पहले 2011 में सीसेट लॉन्च हुआ था। आप सभी जानते हैं 2011 से पहले सीसेट नहीं था, तो 2011 में पहली बार सीसेट लॉन्च हुआ। और जब लॉन्च हुआ था तो तब भी इस टाइप की चीजें हुई थी, तब भी काफी प्रोटेस्ट हुए थे, तब भी काफी केसेज हुए थे। ऐसा नहीं है कि तब ऐसा नहीं था, तब भी ऐसा था। लेकिन और बहुत सारे वैलिड पॉइंट भी है। ठीक है, बहुत सारे वैलिड पॉइंट उस टाइम भी थे कि जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल, जो हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चों को दिक्कत आएगी इसमें, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वालों को कुछ इश्यू आएगा, ये वो, तो तब भी काफी सारे पॉइंट थे। तो 2011 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो प्रॉब्लम क्या थी कि सीसेट, दो पेपर है आपके प्रीलिम्स में, जीएस पेपर 1 और सीसेट, तो दोनों के मार्क्स ऐड होते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जिन लोगों की जीएस चाहे थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन जो एसएससी बैकग्राउंड टाइप के बच्चे हैं, जिनका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छी है, उनकी तैयारी अच्छी थी, तो वो जीएस जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये वाला पार्ट कमजोर है, उनको मात दे देते थे। ठीक है, तो जीएस जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जिनका कमजोर है, तो उनको थोड़ा नुकसान होता था। तो जो 2011 से लॉन्च हुआ, उसके बाद ये थोड़ी सी फिर 1-2 साल पेपर हुए तो चर्चाएं और गर्म होने लगी। 2013 में थोड़ा ज्यादा वो हुआ, और 2014 में फिर आप जानते ही हैं यूपीएससी ने काफी चेंजेस किए थे कि जो एज लिमिट है उसको 30 से 32 कर दिया था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 4 to 6 हो गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी। तो तब ये भी चर्चा का केंद्र बना कि सीसेट की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है, और कुछ पॉइंट उस टाइम पे डिस्कशन हुए और पॉइंट कुछ वैलिड लगे यूपीएससी को, तो उनमें कुछ चेंज हुआ। और वो चेंज क्या था कि 2015 ऑनवर्ड इसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया। ठीक है, कि अब जो जीएस पेपर 1 है, सिर्फ उसी के मार्क्स जो हैं उसी के बेस पे मेरिट बनेगी, और यहां से आपको सिर्फ 200 में से 66 मार्क्स ही लेने हैं, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया 2015 ऑनवर्ड। ठीक है, अब जब ये
क्वालिफाइंग नेचर का रह गया, सिर्फ 66 मार्क्स ही लेने थे। तो उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा करके जब एक ही एग्जाम हर साल होता है तो उसके पैटर्न में भी थोड़ा चेंज आता है, स्वाभाविक है। तो बहुत सारे चेंजेस पैटर्न में भी देखने को मिले। डीआई के क्वेश्चन बिल्कुल गायब हो गए हैं, जैसे आजकल आप देखोगे कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल गायब है। वहां से भी तो एबिलिटी चेक की जा सकती है एक बच्चे की। तो धीरे धीरे इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होने लगा, तो ये मुश्किल होता गया 2019 ऑनवर्ड, ठीक है। और आजकल बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। 2023 के पेपर को तो ऐसा कह रहे हैं कि कैट का लेवल पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए इस पे ज्यादा जो है ये चर्चा का केंद्र भी है कि इतना मुश्किल क्यों, वाई। तो हम दोनों तरफ से बातें करेंगे। यूपीएससी अगर सीसेट पूछता है तो उसके पीछे की कहानी क्या है, और बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे की कहानी क्या है, और फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि आपको यहां से क्या, किस रिजल्ट की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी सीसेट का पेपर इसलिए लेता है क्योंकि जब आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जब जो नोटिफिकेशन रिलीज करता है उसमें जो पोस्ट होती है वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की ही होती है। इसके अलावा आईआरएस की पोस्ट भी होती हैं, और ऑडिट आपका, या इनकम टैक्स कह लो आप, या जो इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं, इस टाइप के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहां के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। तो उन लोगों का तो बैकग्राउंड ही पूरा क्वांट का है, मैथ का है, तो उनको मैथ चाहिए। तो यूपीएससी का ये तर्क है, तो इसीलिए आप लोगों की एबिलिटी चेक करने के लिए ये पेपर पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक आईपीएस ऑफिसर को जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आईपीएस ऑफिसर को भी जरूरत पड़ेगी। अब कल को उसको एक डायग्राम चेक करना है, कुछ डाटा देखना है क्राइम पे कि किस तरीके से क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये वो, तो उसको भी जरूरत पड़ेगी। एक आईएएस ऑफिसर को भी बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तर्क यूपीएससी के हो सकते हैं, इसीलिए सीसेट का पेपर पूछा जा रहा है। और दूसरा ये कि बहुत सारी जजमेंट आती हैं। अब एक कलेक्टर है, ठीक है, एसडीएम है और आईपीएस ऑफिसर है, तो वो जो जजमेंट होती है माध्यम इंग्लिश ही होता है बहुत जगह, तो इंग्लिश भी उसका पार्ट है, तो इसीलिए ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो ये यूपीएससी की तरफ से एक तर्क हो सकता है कि इसीलिए सीसेट का पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों की तरफ से बात करें, बच्चे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि एक तो नुकसान हो रहा है किसको, बच्चे कह रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और ये डाटा के बेस पे भी है। 2011 ऑनवर्ड, 2011 से 2023 तक का अगर एक डाटा देखोगे तो पहले जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड वालों की सिलेक्शन 51% थी, जो अब 65% तक पहुंच गई है, ठीक है। और जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले, वो जहां 40% के आसपास हो रहे थे, ये आकर के 27-28% पे रह गया है, ठीक है। तो उसका एक रीजन ये है कि जो पेपर सीसेट वाला क्वालिफाई पेपर है वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाते, मेंस कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा कारण है, ठीक है। कुछ चीजें जो वैलिड हैं बच्चों की तरफ से भी, कि एक तो जो कुछ पॉइंट डिस्कस किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से खत्म हुई हो जाएगा, सीसेट को एकदम से बाहर कर दिया जाएगा। प्रोटेस्ट तो पहले भी हुई हैं, पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो उसमें चेंजेस हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने उसको हटा दिया है। तो कौन से पॉइंट है जो हो सकते हैं, जैसे अब जिस बच्चे का हिंदी बैकग्राउंड है, तो इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश में फिक्स है कि 26 से 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं 80 में से। अब वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है थोड़े, ठीक है, उनको लिमिटेड किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश तो होनी चाहिए, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर को इंग्लिश आनी चाहिए, तो इंग्लिश तो आप मेंस में भी चेक कर रहे हो, ठीक है, वहां भी एक पेपर होता है, ठीक है, लैंग्वेज का, तो वहां भी चेक हो रहा है इंग्लिश, तो कम किया जा सकता है। ये एक तरह का जो कुछ पॉइंट डिस्कस किए जा सकते हैं बच्चों की तरफ से। दूसरा ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स हो जाने चाहिए। जैसे दूसरे एग्जाम होते हैं, वहां पे पहले बोल दिया जाता है कि जीएस में के इतने क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के इतने, रीजनिंग के इतने, इंग्लिश के इतने। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, कुछ चीजें बिल्कुल गायब है, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग बिल्कुल गायब है, डीआई क्वांट में बिल्कुल गायब है। हालांकि डीआई पूछा जाना चाहिए। डीआई क्यों पूछा जाना चाहिए? क्योंकि कल को कोई क्राइम का रेशियो चेक करना है, कोई और डाटा चेक करना है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन तो अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक तर्क ये भी होता है कि ये जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, इनको, इनके अंडर जो दूसरे लोग काम करते हैं, जो एसएससी के थ्रू आते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट उसके थ्रू आते हैं, सिलेक्शन बोर्ड्स के थ्रू, तो उनकी क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक ऑफिसर का अपने जो सबॉर्डिनेट स्टाफ पे पूरा रिलाई करना, डिपेंड करना, वो भी किसी हद तक जायज नहीं है। तो बेसिक तो होना चाहिए,
बेसिक क्वांट और बेसिक एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन इतना मुश्किल क्यों पूछा जा रहा है? ठीक है, तो दूसरा सवाल ये कि पहला तो ये कि इंग्लिश के क्वेश्चन कम हो सकते हैं, दूसरा ये कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, कि क्वांट के क्वेश्चन भी लिमिटेड पूछे, रीजनिंग के थ्रू भी चेक हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल या आपकी जो एप्टीट्यूड स्किल वो चेक हो सकती है, तो उनको भी वो करे। और तीसरा पॉइंट ये कि इतना डिफिकल्ट क्यों? ठीक है, लेवल बहुत हाई है, बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको डालना है तो कुछ क्वेश्चन डाल दो ना डिफिकल्ट। ठीक है, अब 66 मार्क्स लेने हैं 200 में से 33% क्वेश्चन उसे लेने हैं, तो इतने क्वेश्चन तो डालो इजी कि एक बच्चे को उनमें से सेलेक्ट करने में ज्यादा इश्यू ना हो, कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनमें से इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। वहां से भी तो आप चेक कर सकते हो उसकी स्मार्टनेस, कि 80 क्वेश्चन है उनमें से 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मुश्किल है, तो बाकी के जो 40-50 क्वेश्चन बच गए जिन उनमें से वो 27 28 30 क्वेश्चन वो सेलेक्ट करे जो इजी है। ठीक है, और क्या सच में ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में बट हम नहीं कर पा रहे? ये भी तो एक तर्क हो सकता है ना, कि पेपर इतना जितना हम हवा बना रहे हैं कि इतना मुश्किल आ रहा है, हो सकता है कि उसमें से कुछ चीजें हम भी ना सेलेक्ट कर पा रहे हो। तो सारी तरफ की बातें हैं, इसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रही है। लेकिन पेपर टफ है, ये मैं भी मानता हूं कि मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं और नंबर ज्यादा है, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, सो दैट इजीली बच्चा सेलेक्ट कर ले। ठीक है, तो ये बच्चों का तर्क है और ये यूपीएससी का तर्क है पूछने के पीछे, और बच्चे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कंक्लूजन क्या है, हम अपने एजेंडे पे आते हैं कि क्या यूपीएससी इसको रिमूव कर देगा? तो बच्चे, ऐसा पहले भी हुई है प्रोटेस्ट काफी टाइम, तो चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने इसको हटा दिया। ठीक है, पहले ये जो इंडिविजुअल केसेस हैं ये चलते रहते हैं। ठीक है, या जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन गई है, तो ये सारी चीजें तो भविष्य की गर्त में है, जब नोटिफिकेशन आएगी हमें तभी पता चलेगी। बट एज ऑफ नाउ हम क्या कर सकते हैं अभी? ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि इसे रिमूव किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये भविष्य की गर्त में है, चांसेस कम है, क्योंकि ऐसी चीजें पहले भी होती आई है, कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल सकता है, लेकिन रिमूव के चांसेस कम है। ठीक है भाई, तो अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक है, अगर आप कोई चीज जैसे एक कॉमन सवाल आ रहा था बच्चों का कि सर जो इस बार का पेपर हुआ 2023 का, हमें देख के यही नहीं पता चला कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। वो कुछ दिक्कतें आपकी भी है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं उस तरीके से, आप शायद हल्के में ले रहे हो, और यूपीएससी उसको एक अच्छा एप्टीट्यूड चेक करना चाहता हो आप में, और लेकिन आप उसे हल्के में ले रहे हैं, तो आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो आप भी उस लेवल का एफर्ट डालिए। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होंगे इसके अंदर, या रिमूव होगा नहीं होगा, चेंजेस होंगे वो तो भविष्य की गर्त में है, नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, बट चांसेस कम है। ऐसा पहले भी हुआ है, तो तब भी रिमूव नहीं हुआ था, एक आध छोटा मोटे जो भी चेंजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं, बट आप अपने ऊपर काम करिएगा, अपने अंदर झांक के देखो कि यार क्या 80 के 80 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, कुछ चीजें हमारे अंदर भी कमी है। अगर आप पढ़ अच्छा लोगे तो ये आपके लिए उतना वीक पॉइंट रहेगा ही नहीं। तो आइडेंटिफाई करना सीखो, जो दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चा एग्जाम में देख करके क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये किस टॉपिक का है, तो वो प्रॉब्लम आपके कंसेप्ट में है, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी नहीं है, आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है। ठीक है, तो उसको सुधारो, उसको इंप्रूव करो, और इस फियर को दिमाग से निकाल दो, और बेफिक्र होकर के प्रिपरेशन करो। और जो अपना एक सपना है, देखो चीजें तो चलती रहेंगी, हमेशा चलती आई हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने ऊपर अगर काम कर लोगे, आप अपने आप को इतना मजबूत बना लोगे कि दूसरी चीजों का फर्क ही ना पड़े आपके ऊपर, तो फिर आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छा कंसेप्ट पढ़ो। कंसेप्ट पढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे सामने सपोजिए 3 लोग खड़े हैं, मैंने कहा कि ये ABC 3 लोग हैं, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये A है, ये B है, ये C है? लेकिन अगर आपको कोई हिंट दे दे, किसी ने कहा कि जो सबसे लंबा है ना वो A है, तो आप देखते ही पहचान लोगे इन तीनों में सबसे लंबा तो ये है, तो ये A होगा। किसी ने कहा कि जो थोड़ा सा नाटे कद का है वो C है, तो आप देखते ही पहचान लोगे C है ये, है ना? तो ऐसे ही जब आप पढ़ो ना, तो पढ़ो भी उसी तरीके से, जैसे आप टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, और पहला ही उसमें सब टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और आपने एक एक नंबर को पहचान लिया, ये प्राइम ऐसे होते हैं, कंपोजिट ऐसे होते हैं, इवन, ओड, ये नेचुरल, इंटीजर, ये सब चीजें, तो एग्जाम में जाकर के फिर आप उस क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई कर लोगे। आपको पता है रिकरिंग डेसिमल का रूल ये होता है, आपको पता है रिमाइंडर में
ऐसे ऐसे सोल्व किया जाता है, आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर ऐसे निकाला जाता है, आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, आपको पता है कि एपीजीपी यहाँ पे लगेगा, इस तरीके से लगेगा, तो और आपको पता है कि डिजिट्स का रिलेशन नंबर के साथ कैसे होता है, ठीक है, वो पता होंगी चीजें तो आइडेंटिफाई करना आसान होगा, तो उस चीज पे काम करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये चीजें अगर आप थोड़ा सा और बेहतर करना चाहते हो तो हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है इन सब चीजों के लिए, सो दैट जो चीजें होनी है वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, चाहे वो रिकमेंडेशन है, चाहे वो दूसरे चेंजेज होने हैं, वट एवर जो भी है, लेकिन आप अपनी तरफ से बेहतर प्रिपेयर करके चलिए और हम आपको रेडी करते हैं 100% फॉर यूपीएससी सीसेट कोर्स। ठीक है, सिर्फ 100 घंटे में, ठीक है, बहुत कम टाइम में, एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आपको सारी कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी और इन कंसेप्ट क्लासेज के थ्रू आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे एग्जाम के अंदर कि ये क्वेश्चन फला टॉपिक है तो ऐसे सोल्व होगा, वही चीज यहाँ पे डेवलप किया, प्रैक्टिकल अप्रोच, तो हर एक चीज मिलेगी। किसी का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, किसी की इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं सारी चीजें थ्रू कंसेप्ट क्लासेस। जीरो आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा तो भी आप सीख सकते हो। टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी एग्जाम में पूछता है वैसे ही सवाल हमने डाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, 10 फुल लेंथ टेस्ट भी है, ठीक है, और डाउनलोडेबल है ये सारे, आप ऑफलाइन भी उनको डाउनलोड करके फाइल अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको वीकली लाइव डाउट क्लासेस मिलती हैं, लाइव बिल्कुल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे आप मुझसे बात कर सकते हैं वीक में एक दिन। अदरवाइज आप अपनी क्वेरी मेल के थ्रू पूछ सकते हैं या आप डिस्कशन फोरम पे टाइप कर सकते हैं, फोन कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको लाइव रिवीजन क्लासेज भी मिलेंगी। ये जो क्लासेज हैं ये रिकॉर्डेड दे रहे हैं हम साथ के साथ, और 26 मई को आपका पेपर है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो उससे पहले अप्रैल में हम आपको रिवीजन भी करवा देंगे इन लाइव क्लासेस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्वांट पढ़ा रहा हूँ, नरवीर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और मेघना मैम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं पूरे कोर्स में। तो ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप भ्रमित चीजों को छोड़ करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए सो दैट आप हर एक चुनौती के लिए तैयार रहें। तो इस कोर्स का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जाइएगा, आपको एक पेज खुलेगा, वहाँ डेमो वीडियोज मिलेंगी, देखिएगा, पूरा जानिएगा कोर्स के बारे में, और फिर जब आपको लगे तो आप इनरोल करिएगा। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो का थोड़ा सा एजेंडा था, स्पष्टीकरण ज्यादा था कि किस तरीके से आप इन सब चीजों में ना पढ़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको यूपीएससी सीसेट में कोई दिक्कत आ रही है आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में या कुछ और दिक्कत में, तो आप हमसे एक लाइव वर्कशॉप हम लोग कंडक्ट करते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको 1-1.5 घंटे में ये पूरा बता देते हैं कि यूपीएससी सीसेट का क्या सिनेरियो है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या की पॉइंट है जहां फोकस करना चाहिए, कौन सी दिक्कतें आएंगी, कैसे उनसे निपटना है। ये भी फ्री है वर्कशॉप, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मुझे दीजिएगा इजाजत, थोड़ा सा मुद्दे से मतलब कंटेंट और स्ट्रेटेजी से हटके एक वीडियो थी ये, सो दैट आपके मन में थोड़े बहुत डाउट हैं तो उनको क्लियर कर पाए। उम्मीद करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को निरंतरता के साथ जारी रखेंगे और भविष्य में उसके आपको परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।